वादे के मुताबिक 4 बजे हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। यह सिलसिला शुरू इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मौजूदा वक्त में जिस तरीके की पत्रकारिता हो रही है, या फिर पत्रकारिता के लिए ही जिस तरीके से माहौल बना दिया गया है इस देश के भीतर में, ये एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है कि आप सोच रहे होंगे दोष किसे दिया जाए। हमें लगता है किसी को दोष ना दिया जाए, बल्कि उन हालातों को समझने की कोशिश की जाए कि हम इन स्थितियों में आकर क्यों खड़े हो गए हैं, जहां पर देश के सामने तमाम बड़े मुद्दे हाशिए पर ढकेल दिए जाते हैं। जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे जो लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं देना चाहता है। और चूंकि कल गणतंत्र दिवस है और उसके बाद हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है, ये मानकर हम जिन परिस्थितियों को लगातार जी रहे हैं या जीने की दिशा में बढ़ रहे हैं, उसमें कई सवाल हमारे जहन में लगातार आते हैं। मसलन हम ये सोचते हैं कि जो युवा तबका है जो मौजूदा वक्त में जुड़ रहा है, मान लीजिए पत्रकारिता करना चाहता है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई कर रहा होगा, तो वो पढ़ के क्या फिर आगे आएगा, तो किसी भी इंस्टीट्यूशन से जुड़ेगा तो वो इंस्टीट्यूशन क्या काम करेगा। जरा इस चीज की जटिलता को हम लोग समझना चाहते हैं कि पत्रकारिता करने के लिए क्या वाकई हम लोग ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं, जो हमसे भी लगातार कहा जा रहा था आप कोई यूट्यूब चैनल क्यों नहीं खोल लेते हैं, किसी ऐसे माध्यम के साथ हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ जाते हैं जिससे कि हमारा आपका संवाद होता रहे। और हिंदुस्तान की त्रासदी नेट को लेकर, खासतौर से जो टेक्नोलॉजी है और नेट से जो जुड़ाव है, वो अभी भी 25% से आगे बढ़ नहीं पाया है। तो और पत्रकारिता के माध्यम से हिंदुस्तान के लोकतंत्र को जीवित रखने की सोच अगर आप में है, जो तबका पढ़ाई कर रहा है और आगे पत्रकारिता करेगा, तो उसे आखिर में उस दिशा में जाना ही पड़ेगा जो हिंदुस्तान का एक बड़ा तबका वोटर के तौर पर हिंदुस्तान में सत्ता उलट पुलट देता है। और संयोग ऐसा है कि उसको कोई जानकारी है नहीं या जानकारी दी ही नहीं जाती है। हमारा कहना है दी ही नहीं जाती है। और नहीं देने का मतलब यह है कि जो भूमिका होनी चाहिए संसद की, संसदीय प्रणाली की, अब तो हम सुप्रीम कोर्ट को भी जोड़ने की स्थिति में है, क्योंकि 12 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट के जब 4 जस्टिस निकल कर आए और उन्होंने कहा लोकतंत्र खतरे में है, और इसका जिक्र गाहे बगाहे जस्टिस चलमेश्वर अभी भी इस वक्तव्य को कई जगहों पर अपने भाषणों में जिक्र कर चुके हैं। उस वक्त जिन्होंने जिक्र किया वो देश के चीफ जस्टिस हैं। या फिर सीबीआई का मामला, जो देश की प्रीमियर जांच एजेंसी है, उस दिशा में हम चले गए। वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे में, वहां मामला उलझा हुआ है, डायरेक्टर कौन है नहीं है, उनके बीच की लड़ाई क्या हो रही है। आप जरा समझने की कोशिश कीजिए कि पत्रकारिता थम क्यों गई, या पत्रकारिता में जो छात्र अब घुसना चाहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके सामने हम कौन सी परिस्थिति को लेकर आ रहे हैं या कौन सी परिस्थिति लानी चाहिए, और ऐसी परिस्थिति नहीं ला पा रहे हैं जहां ये सवाल है कि आने वाले वक्त में आपके पास अच्छे पत्रकार नहीं होंगे। सिर्फ पत्रकार ही क्यों, आने वाले वक्त में आपके पास अच्छे शिक्षक नहीं बचेंगे। आप कहेंगे कि शिक्षा का जो सत्ताकरण हो गया है, हम विचारधारा में अभी नहीं जा रहे हैं। हमारा कहना है कि हिंदुस्तान की राजनीतिक सत्ता सब कुछ सोचती है कि उसी के लिए काम होते रहे और उसी के अनुकूल चीजें चलती रहे। लेकिन आज जिक्र सिर्फ पत्रकारिता को लेकर है, तो पत्रकारिता करने वाले बच्चे जो कल को किसी इंस्टीट्यूशन में जुड़ेंगे, उस इंस्टीट्यूशन को खड़ा करने के पीछे क्या क्या हो सकता है। एक सबसे बड़ी चीज पूंजी होगी, पैसा है तो आप खड़े हो जाइए। दूसरा, सत्ता से निकटता चाहिए। सत्ता से निकटता क्यों चाहिए, ये आप सोच कह सकते हैं कि भाई हमें क्यों निकटता चाहिए। हमारे पास एक खास आग्रह है, हम जानकारी दे दें कि वर्धा यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कि हम लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, कुछ सवाल भी करेंगे, और शायद उनके जो वहाँ के डीन है शायद वो भी जुड़े हैं। तो खैर हम उसको लगातार उस पर डिस्कशन करेंगे। इसका मतलब यह है कि डेमोक्रेसी का चौथा पिलर जो है पत्रकारिता,
उसको भी उस पूंजी की जरूरत है जो पूंजी की पहचान कॉरपोरेट से जुड़ी हुई है, और जो कॉरपोरेट हिंदुस्तान की राजनीति को चला रहा है। पहली बात। दूसरी बात, जो मीडिया इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी सत्ता से निकटता इसलिए है क्योंकि सत्ता अपने तौर पर अब ये मैसेज देने की स्थिति में आ गई है कि आप अगर हमारे साथ नहीं है तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी। सवाल यह नहीं है कि कौन मीडिया इंस्टीट्यूशन ईमानदार है, कौन बेईमान है। सवाल यह है कि हमारे अगर इंस्टीट्यूशन फेल हो रहा है तो इंस्टीट्यूशन फेल होने की स्थिति में इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल सत्ता अगर अपने लिए करने लगती है तो फिर मीडिया क्या करे, ये भी एक सवाल हो सकता है। कुछ मीडिया शॉर्टकट खोजते हैं, वो कहते हैं अच्छा ठीक है, सत्ता के लिए हम ताली बजाते हैं, आप हमारे सुविधा के लिए एक रास्ता बनाते चले जाइए, बहुत अच्छी बात है। कुछ कहते हैं नहीं साहब, हम बीच का रास्ता अपनाते हैं जिससे मैसेज ये लगातार जाते रहे कि आने वाले वक्त में आपकी सत्ता ना रहे तो दूसरी सत्ता हमें मान ले कि हम उस सत्ता के वक्त में विरोध कर रहे थे। मीडिया इस स्थिति में भी आ गया। एक तीसरी स्थिति भी बन गई है जिसमें मीडिया एक बिजनेस है, बिजनेस के लिए प्रॉफिट होना चाहिए, वो प्रॉफिट कैसे भी किसी भी माध्यम से आ जाए और चीजें चलती रहे। तो क्या देश एक ऐसे इकोनॉमिक मॉडल में आ चुका है जहां जिंदगी आपको तभी जीना है जिसके जरिए आपके पास एक प्रॉफिट का हिस्सा आपके हिस्से में आ जाए? बड़ा अजीबोगरीब सवाल है ये। और मीडिया ही क्यों, हमारा कहना है कि धीरे धीरे ध्यान देना शुरू कीजिए। जिस स्थिति में तमाम इंस्टीट्यूशंस के जो फैसले आ रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस जो कदम उठा रहे हैं, हर इंस्टीट्यूशन को लेकर आपके दिमाग में कोई भी इंस्टीट्यूशन आ सकता है। वो इलेक्शन कमीशन भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट के आने वाले वक्त के दौर में फैसले को भी हो सकता है, सीवीसी भी हो सकता है, सीआईसी भी हो सकता है, ईडी भी हो सकता है, इनकम टैक्स भी हो सकता है। ध्यान दीजिए, अगर वहां पर बैठा हुआ कोई ईमानदार शख्स भी आज की तारीख में एक ईमानदार पहल करे और वो एक कार्रवाई करे, मैसेज क्या इस देश में आता है? नहीं नहीं, ये पहल आपकी नहीं है, इस सत्ता से प्रभावित होकर आपने किया। और अगर नहीं भी है तो भी उसको राजनीति उस दिशा में मोल्ड कर देती है। यानी चाहे अनचाहे हम लोग के सामने एक ऐसी सिचुएशन आकर खड़ी हो गई है जहां पर ये बात बहुत सामने आ जाए कि जो हो रहा है राजनीति कर रही है, जो कुछ है सत्ता चला रही है। आप क्या करेंगे? आपकी मौजूदगी क्या है, क्या बतलाती है? और ऐसी स्थिति में पत्रकारिता की जाए या कुछ और काम कर लिया जाए? अब आप बोलेंगे ये क्या मतलब हो गया, पत्रकारिता क्यों ना की जाए? हमें लग रहा है कि मुश्किल ये नहीं है, हिंदुस्तान में तो हर व्यक्ति पत्रकार ही है। पत्रकारिता का मतलब ये भी होता है कि आप क्रिटिकल है, चीजों को लेकर सवाल कर सकते हैं। हमारी शिक्षा दीक्षा इस रूप में हुई कि हम क्रिटिकल हो, चीजों को लेकर एक एनालिसिस करें, जिससे कि सत्ता में XYZ कोई रहे, किसी का नाम ले लीजिए, कोई भी रहे, आज रहे, कल रहे, परसों रहे, हम कुछ सवाल उठा सकें। क्योंकि इंस्टीट्यूशन हिंदुस्तान में जीवित रहेंगे तो यहां पर 125 करोड़ से ज्यादा की बड़ी तादाद जो है उस तरफ ध्यान देने के लिए मजबूर भी किया जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी का विस्तार अब इस रूप में जरूर हो गया है कि टेलीविजन, न्यूज चैनल गांव खेड़े में भी बच्चे बूढ़े चटाई और खटिया पर बैठकर भी देखते हैं। रोटी 2 जून की रोटी की जद्दोजहद में मनरेगा का मजदूर जूझ रहा है, लेकिन हो सकता है वह भी टेलीविजन पे खबर जरूर देखता हो। हालांकि इसको कई तरीके से अब मोबाइल के जरिए चीजों को प्रसारित किया गया, हर हाथ में मोबाइल आप सोचते होंगे, तो वो हर स्थिति में वो खबर नहीं देखेगा। अब कुछ सवाल हम उठाते हैं, जैसे जिन सवालों को लेकर हमारे जहन में बार बार ये बात आती है, हम ये सवाल कहीं से भी उठाते हैं। मेहुल चौकसी देश के राजस्व की लूट करके चले गए, दूसरे देश में जाकर नागरिकता ले ली, ऐलान कर दिया मैं अब भारत का नागरिक नहीं। लेकिन मेहुल चौकसी देशद्रोही नहीं है। विजय माल्या कहते हैं स्विस बैंक को, जनाब आप किस सीबीआई के चक्कर में फंसे हुए और मेरे डॉक्यूमेंट्स और मेरे पैसे जमा की जानकारी सीबीआई को देना चाहते हैं? वो सीबीआई जिसके डायरेक्टर्स दागदार हैं और उस पर सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई कर रहा है और उस फैसला दे रहा है, और सत्ता और विपक्ष वहां पर लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के भीतर कर रहे हैं सीबीआई को लेकर, उस प्रीमियर एजेंसी को आप मेरे बारे में देंगे? वो तो हमसे ज्यादा दागदार है। हमारा कहना है कि हम किस हिंदुस्तान को गढ़ रहे हैं और किस हिंदुस्तान को गढ़ते हुए आने वाली पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं। हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट है, बड़ी बहस होती है, रोजगार नहीं है,
हमारा कहना है रोजगार भी हो जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन सत्ता की रईसी तो जरा कम हो जाए। सियासत में कोई भी बैठ जाए, वो जिस लहजे से रईसी का जीवन जीता है उसको क्यों यह अधिकार दिया जाए। कल ही हम लुटियंस के दिल्ली में घूम रहे थे, कुछ नाम पढ़ के हमको लगा रहे इन पे तो इतने केसेस चल रहे हैं, और लुटियंस की दिल्ली में इनके फ्लैट जो है शानदार तरीके से हैं। ये कौन सी व्यवस्था बना ली गई कि एक चुनाव जीतने के बाद और एक मंत्री बनने के बाद आपको लुटियंस की दिल्ली में एक ऐसा घर मिल जाएगा जो कोई किराए पर लेने की सोच भी नहीं सकता, उसकी कीमत इतनी ज्यादा होती है। लेकिन साहब ये कमोवेश हर राज्य में है। 4280 विधायक इस देश में। हम इस पर आए उससे पहले 2-3 चीज साफ, खासतौर से युवा तबका जो सोच रहता है क्या है। इस देश में सरकार की तरफ से जवाब दिया गया था पिछले बरस कि 4,20,557 सीट इस देश में खाली पड़ी है, यानी नौकरी दे सकते हैं, नौकरी हमने नहीं दी है। 47 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 6,000 पद खाली पड़े हैं। क्यों नहीं भर पा रहे हैं? आपके पास पैसा ही नहीं है, आप कैसे भर पाएंगे? कैसे आप दे पाएंगे? वहां पर किस रूप में आप जिनकी भर्ती करेंगे उसमें दे पाएंगे? गवर्नमेंट क्या करे जो हम आपको बतला रहे हैं। बीच में एक बात आई, खनन की लूट हो रही है। हमारा कहना है खनन की लूट से जो पैसा और देश को राजस्व को चूना लगा के जो कमाई जाती है, उस कमाई से हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स इस देश में सत्ता पर काबिज होती है, सत्ता चल रही है। आपको बता दें, एक बेस बना लीजिए, जैसे जिस वक्त खनन की लूट का आरोप अखिलेश यादव पर उत्तर प्रदेश में लगा, अगर उस पीरियड को आप ले आइए तो 2013-14 से 2016-17 के बीच का देखिए, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा खनन लूट के मामले 13,880 मामले मध्य प्रदेश में दर्ज होते हैं। उस वक्त कौन मुख्यमंत्री? शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री। एक भी मामला उनके खिलाफ? बिल्कुल नहीं। और ये 52.8% की बढ़ोतरी पिछले उसके तुलना में हो गई जो उससे पहले के 3-4 साल थे। उसके बाद आइए, गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, 2013-14 तक तो थे, और 2013-14 में 5,447 अवैध या कहें गैर कानूनी खनन के मामले वहां दर्ज किए गए। ये दर्ज करने वाला मामला बड़ा रोचक, हम इस पे बताएंगे आपको कि किस तरीके से किए जाते हैं दर्ज। इसी तरीके से छत्तीसगढ़, राजस्थान, और आंकड़े जमा करने के लिए आपको बहुत जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है। सरकार का ही जो खनन मंत्रालय है उसी की सरकारी रिपोर्ट में ये सारी चीजें दर्ज होती है, और इसके जरिए सरकार ये बताती है कि देखिए खनन लूट हो रही है, लेकिन हम मामलों को दर्ज कर दे रहे हैं और उससे कुछ हम वसूली कर रहे हैं। लेकिन यह सरकार नहीं बताती है कि राजस्व की लूट कितनी किस तौर पर होती चली गई, और पॉलिटिकल तौर पर हिंदुस्तान के भीतर वो मनी धीरे धीरे पॉलिटिक्स में चलती चली जाती है, क्योंकि किसी भी राज्य की सत्ता की इजाजत के बगैर खनन, अवैध खनन किसी भी राज्य में हो रहा है, इम्पॉसिबल है, संभव ही नहीं है। क्योंकि राजनीति हमारे यहाँ एक लिहाज से कह सकते हैं वो सब कुछ तय करती है, और ये कोई अभी की बात नहीं है, ये कांग्रेस के दौर में भी था। सत्ता के हाथ में पूरी लगाम होती है, वो अपने तरीके से काम करती है। अब के दौर की स्थिति ये आ गई है कि सत्ता ही संविधान हो गई है, एक अलग मसला है, और संवैधानिक संस्थाएं जो थी वो धीरे धीरे राजनीति के आगे नतमस्तक हो गई, एक दूसरी स्थिति है। लेकिन इसकी तीसरी स्थिति आई है जिस बात का जिक्र करना बहुत जरूरी है। आप कल्पना कर रहे हैं कि कितना पैसा कॉरपोरेट राजनीति में झोंकता है और कितना पैसा राजनीति उस कॉरपोरेट को फिर बाद में चुकाती है सत्ता में आने के बाद। ये एक अजीबोगरीब स्थिति है, एक साइकिल चल पड़ी है हिंदुस्तान के भीतर में कि आप सत्ता में आने के लिए हमें मदद करेंगे, मदद करने के बाद हम आपकी मदद करेंगे। और इसमें एक वक्त ये बात होती थी कि जो पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन है, हमने बाद में देखा क्रिमिनली पॉलिटिक्स में आने लगे। हमने देखा क्रोनी कैपिटलिज्म की स्थिति देखी। क्रोनी कैपिटलिज्म मानकर चलते थे कि जो सत्ताधारी है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया सत्ताधारी तो ठीक है, लेकिन एक पॉलिटिकल सिस्टम ही एक क्रोनी कैपिटलिज्म को रन करता है, और उसी के हिसाब से देश ये चल रहा है, एक सिस्टम बन रहा है। 2019 अब आ गया है, यानी चुनाव की दिशा में हम बढ़ चुके हैं, लेकिन हमको लगता है 2019 में कौन कॉरपोरेट कितना पैसा देगा, उसकी भरपाई फिर आने वाली सत्ता कैसे करेगी, इसका एक मॉडल 2013 से 15 के बीच का देख लीजिए। 2013 से 15 में आप लौट जाएगा तो आपके दिमाग में आएगा, अच्छा कौन सत्ता में आने वाले की थी। बीजेपी ने कैंडिडेट के तौर पर मौजूदा वक्त के प्रधानमंत्री को नियुक्त कर दिया था। कांग्रेस कमजोर हो चुकी थी, सत्ता से जा रही थी। उस वक्त कौन कौन कितने कितने पैसे राजनीतिक फंडिंग कर रहा था,
अगर आप इसमें देखना चाहेंगे तो यह आंकड़ा बड़ा जबरदस्त है। हम आपको कुछ कंपनीज के नाम बताते हैं, जैसे भारतीय एयरटेल, डीएलएफ, इंडिया बुल्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, हीरो मोटरकॉर्प, टाटा स्टील, भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर, टोरेंट पावर लिमिटेड, डीएलएफ साइबर सिटी डेवलपर्स। ये पूरा आंकड़ा जो है बढ़ते चला जाता है। जुबिलियंट लाइफ साइंस, बजाज ऑटो, चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल, डीसीएम श्रीराम। और इसके जो आंकड़े हैं, कितना पैसा दिया जा रहा है, आप टेंटिव एक राउंड फिगर आप किसी का भी लेना चाहें, जैसे डीएलएफ का लेना चाहें, डीएलएफ ने कितना पैसा दिया? 45 करोड़ रुपए। अब 45 करोड़ रुपए कोई कैसे दे देगा किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करने के लिए? ये आपके जहन में होना चाहिए। इंडिया बुल्स ने कितना दिया? 40 करोड़ रुपए। भारतीय एयरटेल ने उस वक्त कितना दिया? 53 लाख करोड़। हम लोग 53 करोड़, हम इसमें कहां जा रहे हैं? 53 करोड़ भारतीय एयरटेल। हम कह रहे हैं कि ये आंकड़े जो आप देखते चले जाएंगे, और ये सारी चीजें मौजूद है, चाहे ये एडीआर की रिपोर्ट हो या इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट हो, उन तमाम जगहों पर ये तमाम रिपोर्ट्स मौजूद हैं। हमारा सवाल सिर्फ इतना ही है कि पत्रकारिता के लिए क्या हम इस देश की उन स्थितियों के बीच घुसे या ना घुसे, जहां पर इस देश में सब कुछ सत्ता के इर्द गिर्द बनाया जा रहा है और बना दिया गया है। और ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जनता के पैसे पर नेताओं की रईसी का आलम यह हो चला है कि इस देश में जितने भी सांसद, विधायक, मंत्री या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री हैं, उन पर हर दिन 3 करोड़ 33 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। इसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का खर्चा नहीं है जो उनके साथ में जुड़ा है। 30 लाख रुपए प्रतिदिन देश के राज्यपालों की सुविधा पर खर्च हो जाते हैं। ये भी सरकार की तरफ से आंकड़े निकल कर आते हैं। इस देश में जो कुल मान लीजिए लोकसभा राज्यसभा जोड़ दीजिएगा 790 सांसद हैं, इन पर सालाना 2 अरब 55 करोड़ 96 लाख रुपए खर्च होते हैं। और राज्यपाल तो इस दौर में मान लीजिए राजनीतिक पार्टी से ही निकलकर बनने लगे और चलने लगे। तो देश के तमाम राज्यपाल, उपराज्यपालों पर 1 अरब 8 करोड़ रुपए सालाना खर्च होते हैं। ये पैसा कौन दे रहा है? किसके पास आ रहा है? कैसे आ रहा है? और इस स्थिति में किस रूप में जो आने वाली पीढ़ी, अगर उसको ये सारी जानकारी नहीं है, तो वो कैसे पत्रकारिता करेगी और किस रूप में पत्रकारिता करेगी? क्या वो पत्रकारिता करेगी राम मंदिर बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? क्या वो पत्रकारिता उस देशभक्ति और राष्ट्रवाद की दिशा में ले जाएगी जहां बार बार पाकिस्तान हर किसी को नजर आने लगे? या फिर वो इस पे बेचैनी पैदा करेगी कि हिंदुस्तान में आखिर एक बड़ा तबका उस लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत खामोश क्यों हो गया जिसकी तादाद एक बड़ी है? मसलन इस देश में 2011 का सेंसस लीजिए तो 17 करोड़ 22 लाख मुस्लिम हैं, और उसी सेंसस के हिसाब से तकरीबन 20 करोड़ 14 लाख दलित हैं। यानी दोनों अगर आप जोड़ दीजिएगा तो तकरीबन 38 करोड़ लोग बन जाते हैं 2011 के सेंसस के मुताबिक। राजनीतिक तौर पर इनके वोट पाने की होड़ है या इनको हमें आपका वोट नहीं चाहिए ये बताने की होड़ है? ये कौन सी परिस्थिति है? और क्या यही लोकतंत्र का एक राजनीतिक मिजाज हमारे सामने है? ये सारे सवाल हैं और हमें लगता है कि जो पत्रकारिता करने की दिशा में बढ़ रहे हैं वो इन सवालों को समझने की कोशिश करें कि हमारे सामने वो कौन से मुद्दे होने चाहिए जो इस देश के सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को प्रभावित कर रहे हो। एक व्यक्ति ने लिखा है, पंडित अनूप कुमार है कोई, वो बता रहे हैं संथाल परगना में तो पहाड़ ही गायब किए जा रहे हैं। अनूप जी, सिर्फ संथाल परगना में पहाड़ नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि दिल्ली से सटा गुड़गांव का इलाका है, अरावली की पहाड़ियां, वहां पर उस पहाड़ियों को गायब कर दिया गया। और इसका बड़ा शानदार जिक्र अरुण शौरी ने अपनी किताब में भी किया है कि किस तरीके से वहां की जमीन उनको बेच दी गई और बेची गई, उस पर रजिस्ट्री हो गई और बाद में पता चला नोटिस आ गया। वो एक पूरा प्रकरण है। मेरे ख्याल से इसका मतलब यह है कि क्या हम लोग एक लूट की राजनीतिक व्यवस्था में अपने आप को लोकतांत्रिक देश मानते हुए एक वोटर के तौर पर यह कहने के हक में जूझते चले जा रहे हैं कि हाँ डेमोक्रेसी यही है? तो कोई आए कोई जाए, इससे क्या असर पड़ता है? क्योंकि एक राजनीति को जितनी पूंजी चाहिए और जिस रूप में पूंजी चाहिए, अच्छी बात लिखी योगेंद्र यादव जी ने, आज ही हमने देखा उन्होंने एक आर्टिकल लिख डाला कि मोदी को हराने के लिए वो तमाम नेता अब अपने करप्शन, अपने दाग को धोने को तैयार है कि उस छांव में धुल जाए। सही बात है, इससे कहां इनकार है? तो हम लोग ऐसी स्थिति में आ रहे हैं कि हम एक संकट से जूझ रहे हैं, एक दूसरा बड़ा संकट सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए और बता दिया जाए
कि जनाब अब आपके सामने ये संकट है, उस पुराने संकट को आप अपने अनुकूल मान लीजिए। अबे ये कहां की स्थिति है और कौन सी स्थिति है ये? यानी समाधान के रास्ते नहीं बचेंगे। अब ये सवाल होना चाहिए कि आखिर समाधान का रास्ता क्या है। एक सवाल हम बार बार करते हैं कि जर्नलिज्म उस दिशा में बढ़ना चाहिए जहां वो पूंजी पर ना टिकी हो। जर्नलिज्म उस दिशा में बढ़नी चाहिए जहां पे जर्नलिस्टों का जीवन सिर्फ उस मुनाफे के इर्द गिर्द ना घुमड़ता हो, जिस मुनाफे के जरिए जिस जगह पर वो काम कर रहा है वो संस्थान कहे आपके लाने से हमको मुनाफा क्या है। अरे जनाब, एक आप अगर पत्रकारिता को एक प्रोडक्ट भी मान रहे हैं तो उस प्रोडक्ट की साख जनता के जरिए बनती है। जनता उसे देखना चाहती है, नहीं चाहती है, सुनना चाहती है, नहीं सुनना चाहती है, इसके जरिए चीजें बनती, क्रिएट होती है। हम लेकिन इस दिशा में नहीं बढ़ेंगे। हम इस चीजों का जिक्र इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं कि अगर हमारी राजनीतिक व्यवस्था, जिसके इर्द गिर्द सारी व्यवस्थाओं को शामिल कर दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि चाहे वो संवैधानिक संस्थान हो, चाहे इस देश की यूनिवर्सिटीज हो, चाहे इस देश में डेमोक्रेसी के नाम पर माने ब्यूरोक्रेसी हो, जर्नलिस्ट हो, अच्छे शिक्षक हो, वकील हो, कोई व्यापारी हो, जो भी काम करने वाला हो वो काम करने के लिए सचेत हो जाए। उसको ध्यान में रखना है कि सत्ता आहत ना हो। हमें तो लगता है कि हर राजनीतिक दल अब सीख रहा है इस बात को कि अरे इन्होंने सत्ता की गांठ ऐसी मजबूत कर दी कि इमरजेंसी लगाने की जरूरत ना पड़ी, लेकिन स्थितियां अगर ऐसी आ गई तो कल हम भी सत्ता में आएंगे तो चीजें इस रूप में करेंगे या उसके तरीके कुछ अलग होंगे। लेकिन फिर वही बात है, देश जिन मुश्किल हालात से जूझ रहा है उसमें आपके पास एजुकेशन की स्थिति कितनी खराब हो गई है ये बताने की जरूरत है क्या? जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कौन सी किताब पढ़ रहे हैं और हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम कैसे रोजगार से हट गया है, डिग्रियों की दौड़ में फंस चुका है, क्या ये बताने की जरूरत है? हमारा हेल्थ सिस्टम किस दिशा में चला गया है, क्या ये बताने की जरूरत है? जरा हम सोचिए हम किस देश को गढ़ रहे हैं। ये सारी बातें हम इसलिए सिर्फ कर रहे हैं क्योंकि हमें बार बार ये महसूस हो रहा है कि मीडिया मौजूदा वक्त में उसके पास जो टेक्नोलॉजी है और उसके पास जो उसकी ट्रेनिंग है, जो पुराने जर्नलिस्ट की, नए जर्नलिस्ट धीरे धीरे चीजों को समझ रहे हैं, नई पीढ़ी शामिल हो रही है, लेकिन जो पुराने जर्नलिस्ट हैं, अनुभवी जर्नलिस्ट हैं, उन्हें कम से कम अब इस तौर पे सामने आना चाहिए ये बताने के लिए कि राजनीतिक सत्ता के इर्द गिर्द पूरे देश को नहीं मथा जा सकता है और आपको लूट की इजाजत नहीं दी जा सकती है, कोई हो। क्यों इस देश के भीतर चुनाव लड़ने के लिए एक बड़ी पूंजी की जरूरत है और क्यों जीरो बजट पे चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है? और जीरो बजट पे चुनाव लड़ने के लिए अगर हमें लगता है कि हम, जब तो चुनाव आयोग भी कमाल की चीज है, वो प्रचार के दिन और कम कर रहा है, हमें तो लगता है कि प्रचार के दिन और ज्यादा होने चाहिए। वो 45 दिन से 30 दिन तक चला गया है, 28 दिन तक चला गया, जहां पर वो कहता है कि चुनाव प्रचार इतने दिन में ही कीजिए और इसी के जरिए कुछ ने एक पेड न्यूज का भी सवाल उठाया, उस पर आते हैं जो सवाल बगल में चल रहे हैं। तो हमारा कहना है कि अरे अगर जीरो बजट पे आ रहे हैं, वो दौड़े अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। अगर इस देश में ज्यादातर लोगों के पास साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल या छोटी गाड़ियां तक ही सीमित है तो आप उसी में चलिए जो देश का मिजाज। ये कैसे संभव है? वाकई किसी को इस देश में शर्म क्यों नहीं आई कि 9 लोगों के पास इस देश में लगभग 50% लोगों के बराबर संपत्ति है? क्यों शर्म नहीं आई? किसी ने ना इस पर रिएक्शन मांगा, किसी विपक्ष ने, पॉलिटिकल पार्टी अगर सत्ता के इर्द गिर्द सब कुछ है तो ना सत्ता ने इस पर रिएक्ट करने की कोशिश की। अजीबोगरीब स्थिति है कि हम इस दिशा में सोचेंगे ही नहीं। हम सोचेंगे अच्छा राम मंदिर कब बनेगा, जो चीजें जिस दिशा में जितनी भी डायल्यूट हो रही है या जितना भी जिसको दरकिनार किया जा रहा है, आप सांस्कृतिक चीजों से चीजों को जोड़ सकते हैं, लेकिन इस देश के भीतर रोटी की व्यवस्था तो कम से कम होनी चाहिए। 2 जून की रोटी हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए, रोजगार तो मिलना चाहिए। हम सरकार की ही साइट पे जाके मनरेगा की लिस्ट देखते हैं और मनरेगा की लिस्ट में पता चलता है इस देश में 25 करोड़ लोग मनरेगा के तहत काम करना चाहते हैं और हम उन्हें जॉब कार्ड नहीं दे पाते हैं। जॉब कार्ड 50%, 12.5 करोड़ को दे पाते हैं और जॉब देने की स्थिति में जब आते हैं तो आपको जान के हैरत होगी, ये घटते 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 1000 पे आ जाता है।
बात करोड़ों की हो रही थी। 1000 पे आ जाता, और उन 1000 को भी, 43,000 लोगों को भी हम जो जिक्र है कि हम इतने घंटे काम देंगे, 100 दिन का काम देंगे, नहीं दे पाते हैं। तो सबसे न्यूनतम जरूरतों की लड़ाई लड़ने की स्थिति में देश है, और जो हमारी आपकी न्यूनतम जरूरत है, पीने का पानी, हेल्थ सर्विस, एजुकेशन, वो सब मुनाफे के बिजनेस में तब्दील इस देश में कर दिया गया है, क्योंकि हमारी ज्यादा पूंजी उन स्थितियों की दिशा में जा रही है जिसमें कल्याणकारी खर्च राजनीतिक तौर पर लोगों को मिल जाए, उस बजट में हम घुसते चले जा रहे हैं। ये कौन सा इकोनॉमिक मॉडल देश के लिए गढ़ा जा रहा है, ये हमें सोचना होगा। और इन इश्यूज को लेकर जब जर्नलिस्ट मुद्दों को उठाना शुरू करेगा, तब यह सवाल सामने आएगा और आना चाहिए कि हां, ये रिपोर्टिंग हो रही है, तब हम परखना शुरू करेंगे। अरे भाई, पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी नेतृत्व करेगी, अगुवाई करेगी, बहुत अच्छी बात है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंधिया साहब करेंगे, बहुत अच्छी बात है। इस देश की अगुवाई एक मोदी मॉडल कर रहा है, यह भी अच्छी बात है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के सबसे गरीब, हाशिए पर पड़े तबकों के हिसाब से आता है। अब वहां पर आप किसी को भी दे दीजिए कि ये इसकी अगुवाई करेंगे, इससे क्या होने जाने वाला है? आप इसमें फंस जा रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि उन स्थितियों में आके शुरू करिए जहां पे लोगों की जरूरतें भारत की संसदीय राजनीति को से न सिर्फ जुड़े, बल्कि संसदीय राजनीति को यह बताने की स्थिति में आए कि तुम्हारा काम ये है, और अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो फिर राजनीतिक तौर पर वैकल्पिक सोच आप में पैदा होनी चाहिए। और ये काम मीडिया के लोगों का है। वो कैसे इस चीज को उस दिशा में ले जाते हैं। कुछ मीडिया कर्मी कहते हैं हमारा काम तो सिर्फ सूचना देना है। भाई, हम तो इंफॉर्मेशन दे देते, हमारा काम खत्म हो गया। हमें लगता है सूचना देने की स्थिति 1 दशक पहले तक चल सकती थी, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज की तारीख में किसी भी न्यूज चैनल में, किसी अखबार में कोई एक खबर आप नहीं देख पाते होंगे जो आप नहीं जानते हैं। हाँ, उसके बाद पढ़ना शुरू करते हैं, जानना शुरू करते हैं, तो फिर बाद में पता चलता है अच्छा ये इसने लिखा है, कहीं ये इस पार्टी से तो नहीं जुड़ा हुआ है, अच्छा ये इसने लिखा है, इससे तो नहीं जुड़ा हुआ है। एक व्यक्ति ने एसपी सिंह का जिक्र किया कि एसपी सिंह की पत्रकारिता, कोई अनूप पांडे है, उन्होंने जिक्र किया है कि क्या परिवर्तन आ गया है। परिवर्तन तो खासा आ गया है। एसपी ने आज तक शुरू किया था, और ये एनालिसिस हमें लगता है कि हमारे बोलने से ज्यादा जो लोग देख पाए, जिन्हें एसपी सिंह याद है, एसपी सिंह हो, प्रभाष जोशी हो, राजेंद्र माथुर हो, हम तो दूर की बात नहीं, हम पराड़कर जी के दौर में नहीं जा रहे हैं, इस आधुनिक दौर में ही हम कह रहे हैं। चीजें डायल्यूट जब होती हैं तो फिर वो थमती नहीं है, वो फिसलती चली जाती है। और उस फिसलन को ही अगर सड़क मान लिया जाए या बना दिया जाए, तो फिर ये व्यवस्था की जाती है कि कह दिया जाता है अरे साहब क्या शानदार सड़क है, यहां पर लोग तेजी से चल रहे हैं। वो फिसलन है, आप गर्त में जा रहे हैं, इस दिशा में क्यों नहीं कोई सोचना चाहता है? तो मीडिया से जुड़ने वाले लड़के जो हैं, हमें लगता है वो उसको इस देश के बारे में जो पढ़ाया जा रहा है, जाहिर है आपको पढ़ाया जाता है कि आप ऐसे इसको देखिए, इस तरह की जर्नलिज्म कीजिए, और नौकरी पाने के लिए जब आप पहुंचते हैं तो जो सिखाया गया होता है वहां के धराशायी हो जाता है। ये एक ऐसी स्थिति है, किसी ने गढ़चिरौली से भेजा है, वहां पर खनन स्थानीय विरोध हो रहा है, लेकिन सरकार कॉरपोरेट दूसरे जिलों में हो रही है। जो भी है, मेरा कहना खनन की लूट एक ऐसा मामला है जो राजनीतिक तौर पर राजनीतिक लोगों ने उसको हड़प लिया है, और वही कहते हैं कि हमने इतने मामले दर्ज किए हैं अवैध खनन के, लेकिन ये कोई नहीं बताता है कि इससे देश के राजस्व की कितनी लूट हुई। ये खुले तौर पर पहली बार बेल्लारी खनन में सामने आया था, जब 60,000 करोड़ की बात आई थी सामने, इतनी लूट हो गई। उसके बाद गोवा में सामने आया था, जहां सत्ता भी पलट गई थी। ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि भागीदारी जनता की लोकतांत्रिक देश में क्या सिर्फ इसलिए हो सकती है कि सत्ता में ये है और सत्ता में ये नहीं है, और इसके जरिए हम समझने की कोशिश करें और फिर उसी सत्ता को उसी पावर के साथ दे दे। अरे हम सिर्फ जर्नलिस्ट रहना चाहते हैं,
अब आप बताइए, हम सिर्फ जर्नलिस्ट का काम कैसे कर सकते हैं? ना हम आपके साथ हैं, ना हम आपके साथ, हम जर्नलिस्ट रहना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में क्रिएट वातावरण कर दिया जाएगा, आप हमारे साथ नहीं है, आप हमारे विरोधी हैं। अच्छा, आप हमारे पक्ष में भी नहीं बोलते, तब तो आप उसी के साथ रहे होंगे। ये कौन सी स्थिति है? और इन स्थितियों के बीच अब इसके कई मंत्र सामने आते हैं, और हमको लगता है कि ये सिलसिला हम लोग धीरे धीरे शुरू करेंगे, क्योंकि जो बच्चे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई कर रहे हैं वह भी एक प्रॉफिट गेम का हिस्सा हो गया है। लेकिन सवाल है कि क्या करे कोई? मीडिया का विस्तार सबसे ज्यादा तेजी से इसलिए हो रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी जो सूचना के साथ जुड़ी हुई है उसका विस्तार सबसे ज्यादा हुआ है, लेकिन मीडिया के विस्तार में पत्रकारों का विस्तार नहीं हो पा रहा है। इसीलिए जो नई पीढ़ी आ रही है उसके सामने वो विजन नहीं आ पा रहा है। तो विजन पुराने अनुभवी लोगों ने खो दिया है क्या? ये सारी स्थितियां हैं जो हम लोग को बार बार बेचैन करती हैं कि आखिर ये सब करने के लिए तो पत्रकारिता की दिशा में हम लोग नहीं बढ़े थे, लेकिन पत्रकारिता कर रहे हैं, पत्रकारिता करना चाहते हैं, उस पर भी रुकावट डाल दी जाती है। तो आप क्या करेंगे? और रुकावट डालने के बाद फिर ये फील भी कराया जाता है कि आपको इतनी इजाजत कैसे दी जा सकती है। कमाल की चीज है। लेकिन हमें लगता है घबराने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र का एक चेहरा अपने ही कंट्रडिक्शंस को लेकर सत्ता का भी शिकार करता है, और ये जो स्थिति है इसमें कोई बचा नहीं है। लेकिन हम इस बात को लेकर खुश नहीं हो सकते हैं कि देख ली तुम्हारी सत्ता, अब तुम चले गए, कल फिर दूसरा कोई व्यक्ति आएगा, हम उसके भी जूझते हुए बताएंगे हमने आपकी भी। ये क्या डेमोक्रेसी है? अरे जनाब, जो प्रोफेशनल्स है प्रोफेशनल्स की तरह काम करने दीजिए, जो इंस्टीट्यूशन है उनको इंस्टीट्यूशंस की तरह काम करने दीजिए। पुलिस महकमा ईमानदारी के साथ काम करे, एफआईआर दर्ज करानी है करा ले। एफआईआर दर्ज नहीं होगी, आपकी पहचान नहीं है, खबर नहीं जाएगी, आपकी पहचान नहीं है। ये सारी परिस्थितियां कहीं एक बेचैनी पैदा कर रही है समाज के भीतर। लोग रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये हो रहा है, और धीरे धीरे वो रिएक्शन कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में एक वैकल्पिक परिस्थिति को लाएगा। लेकिन इसमें भूमिका आखिरकार मीडिया की एक बड़ी होगी, क्योंकि अभी भी अब मीडिया के जो माध्यम अलग अलग खुल रहे हैं, हमने देखा, हमें लगने लगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया हम किसको कहें? क्या राष्ट्रीय अखबारों को मेन मीडिया कहें, मेन स्ट्रीम मीडिया, या टेलीविजन न्यूज चैनलों को मेन स्ट्रीम मीडिया कहें, या फिर जो यूट्यूब पे हो रहा है, डिजिटल मीडिया में हो रहा है, उन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया कहें? जो हो रहा, जिस पर सरकार की पाबंदी नहीं है, उन जगहों पर अगर ज्यादा लोग रिएक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि मेन स्ट्रीम मीडिया की परिभाषा बदल रही है। हम लोग इस स्थिति को लगातार बात करेंगे, क्योंकि हमें ऐसा भी फील होता है कि धीरे धीरे एक ऐसी सिचुएशन इस देश के भीतर बन रही है कि देश चलाने वाले प्लेयर्स जो हैं वो सिमटते चले जाएं। चाहे वो बैंकों का गठजोड़ हो, चाहे मीडिया के भीतर भी अलग अलग जगहों पर आप देख रहे होंगे कि एक शेयर्स कोई कॉरपोरेट लेते चला जा रहा है, तो क्या वो कॉरपोरेट धीरे धीरे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को एक अपने तौर पर बनाने लगेगा कि, और वो सरकार से समझौता कर ले? एक ऐसी स्थिति आ रही है। यानी लोकतंत्र के अलग अलग पायदान पे खड़े होकर इस देश के लोकतंत्र को जो जीना चाहता है उसके सामने मुसीबत ये होगी कि प्लेयर्स लिमिटेड होंगे और सत्ता उसी अनुकूल चलेगी। तो हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं ये आप गढ़िए। लेकिन हम लोग अपने तौर पर उन मुद्दों को हमेशा उठाना चाहते हैं, उठाते हैं, लिखते हैं, कहते हैं। अलग अलग तरीके हैं, ट्वीट भी करते हैं, फेसबुक पे भी लिखते हैं, ब्लॉग पे भी लिखते हैं, होता है तो कहीं जाते हैं, बातचीत भी करते हैं। ये सारी चीजें हमारी चल रही है, हम लोग कहते हैं। लेकिन ये बताता है कि हम लोग जिस रास्ते से गुजर रहे हैं उस रास्ते में मुश्किलात बहुत हैं। जर्नलिस्टों के सामने खासतौर से कहीं ज्यादा मुश्किलात हैं अगर वो बतौर जर्नलिस्ट है तो। लेकिन ये मुश्किलात ऐसे भी नहीं है कि आपकी जिंदगी को डिरेल कर दे, ऐसे मुश्किलात नहीं है। रोजी रोटी के लाले देश की सबसे अच्छी चीज क्या है? यहाँ बड़ी ऊर्जा है जमीन में, और ये जमीन की ऊर्जा जो है सिर्फ आपको जीवित इस रूप में ही नहीं रखती है कि आप सोच सके, बल्कि इस रूप में भी कि बड़ी उर्वर जमीन है। और हिंदुस्तान में किसान कहाँ जानता है इस देश का एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है?
उसके लिए तो इंद्र भगवान ही सबसे बड़ा एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, वही प्राइम मिनिस्टर है उसके लिए। तो हम लोग प्रकृति से भी इस रूप में जुड़े हुए हैं, अपनी संस्कृति से भी इस दौर में जुड़े हुए हैं, और सामूहिक तौर पे बताएं तो हम लोग सामूहिकता के बोध के साथ रहते हैं। परिवार हो, संबंध हो, दोस्त हो, एक सामूहिकता का बोध हमेशा रहता है जो एक दूसरे को कहीं ना कहीं सालते रहता है, और हम लोग इस रूप में रहते हैं, सामने आते हैं और कहते हैं। यही और क्या ताकत है। न जरूरत बढ़ाइए, जरूरतों को सीमित रखिए, और सीमित जरूरतों के बाद आपको मुनाफे की फिलॉसफी की थ्योरी या सत्ता द्वारा पेश की जा रही इकोनॉमिक मॉडल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम ये देख रहे थे कि कुछ सवाल अगर ऐसे आ जाते जिस पर हम सवाल ये नहीं है कि क्या होना चाहिए, कैसा, किस रूप में आगे बढ़े, किस तरीके से काम करें। हम चाहते हैं कि जर्नलिज्म के लिहाज से जो सवाल आपके सामने है वो सवाल हमारे उठने चाहिए, और हमें अपने जिस जगह पे जो लड़के पढ़ाई कर रहे हैं वो आने वाले वक्त में उनके ये सवाल होने चाहिए कि भाई वो ठीक है कि उस जगह पे जाएंगे तो वो पूछेगा कि आप क्या पढ़ के आए और तुम्हारा क्या महत्व है, लेकिन अपने तौर पर आप खुद को इस रूप में तैयार कीजिए कि इस देश को आप समझ सके, जान सके, और उसके उस मुद्दों को अपने साथ समाहित कर सके, जिसके जरिए आपकी रिपोर्टिंग, आपका लेखन, आपके सवाल वो सारे कहीं ना कहीं उन लोगों से जुड़े हुए हों जो इस देश में हाशिए पर है, खामोश कर दिया गया है, उनकी जिंदगी की तरफ कोई ध्यान देने की स्थिति में नहीं है। ना कि इस चक्कर में फंसी है कि महागठबंधन जो है कलकत्ता में कितनी भीड़ 19 लीडरों के साथ था, या कौन करिश्माई तौर पर सामने आ जाएगा। इसको इसके जरिए इंडिकेट कीजिए, अब बताना शुरू कीजिए, क्योंकि आईबॉल्स भी कोई चीज होती है, उसमें आप जिक्र करेंगे हाँ ये मुद्दा है, उसके बाद आप फैक्ट्स पे आइए, और फैक्ट्स पे आप तभी आ पाएंगे जब उसकी एक स्टडी करेंगे, और स्टडी लगातार होती रहनी चाहिए। और खास तौर से जब जिक्र हो रहा है भारत की इकोनॉमी इतनी डेवलप हो गई है, ये हो गया है, तो ये भी समझिए कितनी असमानता है, क्या मुश्किल है, किस रूप में हम लोग। तो एक कोई मोहम्मद जुबैर खान साहब है, बता रहा है कि साहब हिंदुस्तान का नौजवान पत्रकार तो अपनी जवानी जो है मीडिया संस्थानों में चाटुकारिता के जरिए बर्बाद कर रहा है। सवाल ये नहीं है, सवाल है हर जगह ये हो गया है। नौकरशाही किसी दूसरे दरबार में फंस गई है, पुलिस महकमा कहीं तीसरे दरबार में फंस गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, अरे इन सारे इंस्टीट्यूशंस को रहने दीजिए ना, ये देश तो रहे। आपको सत्ता भोगना भोगिए, जो करना, लेकिन खत्म तो मत कीजिए सारी चीजों को। और ये गुहार धीरे धीरे हमको लगता है आने वाले वक्त में समझ पाएंगे हम लोग कि हम लोग क्या वाकई ऐसी स्थिति में आकर खड़े हो गए हैं जहां हमारे सामने कोई विजन नहीं है कि देश कैसा होना चाहिए। भाई एक लोकतांत्रिक देश है, संविधान है, उसके तहत हर कोई ताकत मिली हुई है, उस ताकत को आप इंप्लीमेंट कर दीजिए। 70 वर्ष हो रहे हैं, हम लोग अभी संविधान में जो न्यूनतम जरूरतें थी उसकी भी पूर्ति के लिए इलेक्शन मैनिफेस्टो की जरूरत पड़ जाती है। हर पॉलिटिकल पार्टी मैनिफेस्टो में लिखती है आपको 2 धोती दे देंगे, आपको कुछ ये आपके लिए रोजगार की व्यवस्था करा देंगे, इतने करोड़ रोजगार दे देंगे, आपको पीने का पानी। क्या मजाक बना रखा है। ये तो इस देश की जरूरत थी, जो बेसिक पॉइंट होना चाहिए, उसके बाद आपको देखना था। तो सड़क, पानी, बिजली की उपलब्धि बता बता के जिंदगी चलाई भी जा रही है, काटी भी जा रही है, सियासत भी की जा रही है, और इन सब के प्रोसेस में विकास शब्द जो है वो विकास इंफ्रास्ट्रक्चर से ना जुड़ रहा है, बल्कि नेताओं के विकास से जुड़ रहा है, जिनका एवरेज जो आप निकालिएगा, इनकी इनकम जो सत्ता में आता है और सत्ता से जाता है, उसकी अगर आप एवरेज इनकम निकालिएगा तो आपको हैरत आएगी। 3 गुना इनकम बढ़ कैसे जाती है 5 वर्ष में। एक IAS, IPS नौकरशाह, किसी मजदूर, किसी किसान, किसी पत्र की बढ़ती आपकी कैसे बढ़ जाती है साहब। ये कमाल का खेल है। कुछ लोगों की और भी बढ़ जाती होगी, ये फैक्ट है। और जो देश घाटे में चल रहा है, लेकिन एक कॉर्पोरेट हाउस बताता है हमको 10,000 करोड़ का इस क्वार्टर में लाभ हो गया। अरे देश की स्थिति बिगड़ी हुई है, आपको कैसे लाभ हो गया साहब। ये सारे सवाल हैं आपके सामने। हम लोग जुड़ेंगे मेरे ख्याल से। कल 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, तो उसको भी जी लिया जाए, सवालों के साथ जी लिया जाए, और फिर उसके बाद हम लोग जुड़ेंगे। और वक्त 4 बजे का ही रहेगा, जानकारी आप तक आ ही जाएगी। हम लोग मेरे ख्याल से मंडे को जुड़ेंगे अब, तो सोमवार को शाम 4 बजे हम लोग आपसे मिलेंगे दोबारा। आपको लगता है तो कोई सवाल, कुछ आपको लगता है इन सवालों को आप बेहतर तरीके से नहीं देख पा रहे हैं, दिल्ली में रहकर हम देख पा रहे हैं, तो आप उन सवालों को भेजिए, हम उसका जवाब
जो भी हो पाएगा, बन पाएगा, दे पाएगा। लेकिन हमारे भीतर भी इतने सवाल है कि हम जवाब दे पाने की स्थिति में कितना सक्षम है हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी जानकारी दे सकते हैं। और क्योंकि जानकारी के लिए हम लगातार एक अच्छी या बुरी चीज का, ये हमको रिसर्च में बड़ा मजा आता है और हमारे साथ लोग भी जुड़े रहते हैं, तो हम लोग रिसर्च अपने तौर पे करते रहते हैं कि क्या फैक्ट है इस देश का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपके बहुत सारे सवाल लगातार आए। हम लोग 4 बजे सोमवार के दिन आपसे फिर मिलेंगे।